तो दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। चलो स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास। अगर आपने पिछली क्लासें नहीं देखी हैं तो ज़रूर देखी जाके, ठीक है। कि आपको अब तो पता ही है जुलाई में एग्जाम होने ही वाले हैं। तो ईपीटेट 2026 जो कि आपको पता है जुलाई में एग्जाम होंगे। इसमें हम पढ़ रहे हैं ईबीएस। या पढ़ रहे हैं ईबीएस, इसे पढ़ते हैं पर्यावरण अध्ययन। इसे क्या बोलते हैं? पर्यावरण अध्ययन। जिसमें टॉपिक हमारा चल रहा है प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण के प्रकार, और जिसमें हम पढ़ रहे हैं प्रमुख गैसें। जिसमें हम पढ़ रहे हैं प्रमुख गैसें। क्लास हो गई है 21 हो गई, आज क्लास नंबर 22 है। बैच चल रहा है यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री, अग्नि परीक्षा बैच। अग्नि परीक्षा बैच बिल्कुल फ्री बैच चल रहा है, कोई भी फीस नहीं ली जा रही है। तो जुड़ जाइए यहाँ से और अपनी तैयारी को बेहतर कर लीजिए। डेली क्लास होती है शाम को 5 बजे। यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री है, कोई भी फीस आपको देनी नहीं है। कोई भी फीस आपको नहीं देनी है। कोई भी फीस आपको नहीं देनी है, बिल्कुल फ्री बैच चल रहा है, ठीक है। तो जुड़े रहिए, अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए और बिना टाइम वेस्ट किए अपनी क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। और चैनल पर नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो। तो हम क्या पढ़ रहे थे? गैसें पढ़ रहे थे, गैसें के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। ये रह गया था सोनिक बम। सोनिक बम क्या होता है, ये टॉपिक रह गया था, ये भी पहले पढ़ लेते हैं। सोनिक बम क्या होता है? सोनिक बूम क्या होता है? सोनिक बूम के बारे में आपको पता होना। सैनिक बूम क्या होता है? ये होता है एक जेट विमान होता है। सैनिक विमान का अर्थ होता है, सैनिक विमान वो होता है जब कोई वस्तु या लड़ाकू विमान हवा में ध्वनि की गति लगभग जिसकी हो 1225 किलोमीटर प्रति घंटा से तेज की गति हो। कितने? 1225 किलोमीटर प्रति घंटा की से तेज की गति पे करता हो। जैसे जेट विमान हो, जैसे लड़ाकू विमान होते हैं, उनकी स्पीड कितनी होनी चाहिए? उसकी स्पीड होनी चाहिए 1225 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड होनी चाहिए। जैसे सैनिक बूम क्या होता है? सैनिक बूम का वह होता है, सैनिक बूम वह होता है जब कोई वस्तु जैसे लड़ाकू विमान हवा में धुन की गति, लड़ाकू विमान की जो हवा में धुन की गति हो लगभग 1225 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से यात्रा कर रहा हो। जैसे ऐसे ऐसे भी कह सकते हो कि जेट विमान से जो उत्पन्न सामान्य ध्वनि, जैसे जेट विमान से जो उत्पन्न सामान्य ध्वनि सैनिक बूम कहलाती है। जैसे जेट विमान से उत्पन्न सामान्य ध्वनि जेट विमान कहलाती है। जब जेट विमान क्या होता है? विमान से उत्पन्न जो ध्वनि से औसतन चाल के बराबर होती है। इसका ये भी कह सकते हो कि जब जेट विमान से उत्पन्न ध्वनि ध्वनि से औसतन चाल के बराबर होती है तो इसे हम जेट या मैक फर्स्ट भी कहते हैं। इसे मैक फर्स्ट भी कहते हैं। तो सैनिक बूम क्या होता है? सैनिक बूम वो होता है जैसे जैसे वस्तुएं, जैसे जेट विमान की उत्पन्न जो सामान्य चाल जो होती है, सामान्य जो धुन होती है वो होनी चाहिए वायु में कितनी होनी चाहिए? 1225 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से होनी चाहिए, यात्रा करती हो, यात्रा करती हो, ठीक है। जैसे शॉक वेव क्या होता है? शॉक वेव क्या होती है? मतलब बेमाने तरंगें। जब विमान ध्वनि की गति को पार करता है तो वह अपने आसपास की हवा में भारी दबाव पैदा करता है, जिससे शॉक वेव कहते हैं या स्तंभकारी तरंगें कहते हैं, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि जब जब जेट विमान में उत्पन्न ध्वनि ध्वनि के औसतन चाल से दुगनी हो जाती हैं, जैसे उसकी औसतन चाल है उससे दुगनी हो जाती हैं, तो उसे हम मैक सेकंड या सैनिक बूम सेकंड कहते हैं, सैनिक सेकंड कहते हैं। जैसे शॉक वेव क्या होती हैं? शॉक वेव वेव से क्या होती है? शॉक वेव वेव होती हैं जब विमान किसी गति को पार कर लेता है, किसी जेट विमान जो होता है, जब विमान की ध्वनि जो होता है, जब विमान की धुन की गति को पार कर लेता है तो वह अपने आसपास की हवाओं में भारी दबाव पैदा करता है, जिससे उसकी सैक वो वेम कहलाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। ग्रीन मफलर बहुत क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ग्रीन मफलर क्या होता है? ग्रीन मफलर क्या होता है? ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण को कम करने की एक तकनीक होती है। ग्रीन मफलर क्या होता है? ग्रीन मफलर यहाँ से यूपी टेट में क्वेश्चन पूछा हुआ गया, यूपी टेट में यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। ग्रीन मफलर क्या होता है? ध्वनि प्रदूषण को कम करने की एक तकनीकी है। इसके तहत सभी जो
आबादी वाले जो वाले क्षेत्र एरिया होती हैं और एरिया होते हैं, क्षेत्र होते हैं, औद्योगिक इलाकों में राजमार्ग जैसे के किनारे 4 से 5 पंक्तियों वाले हरे जब घने पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। आपने देखा हो रोड के किनारे कम से कम बहुत पौधे लगाए जाते हैं। यही रीजन होता है कि ग्रीन मफलर क्या होता है, ग्रीन मफलर को ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए, ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए एक तकनीक उपयोग किया जाती है। इसके तहत जैसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में औषधि इलाकों की राजमार्ग में जो होते हैं 3 से 4 से 6 पंक्तियों के हरे पेड़ पौधे ये लगाए जाते हैं। ऐसे भी इसे कह सकते हो जैसे जब हम सड़कों के किनारे, नहरों के किनारे, रेलवे स्टेशनों के किनारे कतारबद्ध जो पेड़ ढंग से वृक्षों को लगा कर देखते हैं, ये क्या करते हैं, ध्वनि को नियंत्रण करने का कार्य करते हैं, तो इसे ग्रीन मुखलवर कहते हैं। इसे हम ग्रीन मुखलवर कहते हैं। यहाँ से आपको पूछा, ये 1 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। ऐसे पूछ दिया जाता है ग्रीन मुखलर का क्या काम होता है, तो ग्रीन मुखलर का काम होता है प्रदूषण जो होता है, ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए। किसको? ध्वनि प्रदूषण को कम करने का इसका कार्य होता है। तो इसकी क्या डेफिनेशन है? ध्वनि प्रदूषण को कम करने की एक तकनीकी है जिसके तहत जैसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों, औद्योगिक इलाकों और रसायन राजमार्गों के किनारे, जैसे जो राजमार्ग किनारे होते हैं उनमें 4 से 5 पंक्तियों में हरे और घने पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। ठीक है, या ऐसे भी कहते हैं जब हम सड़कों के किनारे, नहरों के किनारे या रेलवे स्टेशनों के किनारे, रेलवे स्टेशन लाइनों के किनारे कतारबद्ध ढंग से जो वृक्ष देखते हैं, तो लगा कर देखते हैं तो ध्वनि इसको नियंत्रण करती है। तो इसका कार्य क्या होता है, तो ये ग्रीन मुखलर कहलाती है। ठीक है, ग्रीन मुखलर कहलाती है। फिर क्या है? शोर का अवशोषण, अवशोषण कर लेती है। शोर का मतलब ध्वनि का अवशोषण कर लेती है, ये हमने बताया। जैसे घने पेड़ पौधे और झाड़ियों ध्वनि और तरंगों को अवशोषित करती है, विक्षोभित करती है और फिल्टर करती है, जिससे शोर का स्तर कम किया जा सके, जिससे शोर का स्तर कम किया जा सके, जिससे शोर का स्तर कम किया जा सके। तो ग्रीन मुफलर से आपको क्या समझ में आया? ग्रीन मुफलर ये होता है जब हम सड़कों के किनारे या नहरों के किनारे या रेलवे लाइनों के किनारे कतारबद्ध जब हम ढंग से जो वृक्षों का लगाकर ध्वनि को नियंत्रण करने का कार्य करते हैं, तो उसे हम ग्रीन मुखलर कहते हैं, ग्रीन मुखलर कहते हैं। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, ग्रीन मुखलर कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे वायु प्रदूषण। अब हम पढ़ेंगे वायु प्रदूषण। अब हम पढ़ने वाले हैं वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण क्या होता है? वायु प्रदूषण क्या होता है? जब हवा में हानिकारक रासायनिक, वायु प्रदूषण होता है जब हम हवा में हानिकारक रासायनिक गैसों या सूक्ष्म कण जैसे, या सूक्ष्म कण की स्पीड होती है PM2.5 और PM10 इतनी मात्रा में घुलनशील होते हैं, वे इंसान क्या होता है, जीवों को, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले लगते हैं। जैसे 2026 और 25 और 26 की रिपोर्ट आपको बता दें, ये रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का 6ठा सबसे प्रदूषित देश बन गया है। कि 2025 और 26 की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का 6ठा सबसे प्रदूषित देश बना हुआ है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये आपके 2026 में जब एग्जाम हो रहा है तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि 25-26 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का प्रदूषण में कौन स्थान पर है विश्व में, तो आपको लगाना है 6वें स्थान पर, तो आपको लगाना 6वें स्थान पर, तो आपको लगाना 6वें स्थान पर। वायु प्रदूषण तब होता है, वायु प्रदूषण कब होता है? जब हम हवा में हानिकारक रासायनिक गैसों या सूक्ष्म कणों को मिला दिए जाते हैं, सूक्ष्म कणों की इतनी मात्रा में घुल जाते हैं कि वे इंसान को, जीव जंतुओं और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने लगते हैं, तो हमें पर्यावरण प्रदूषण माना जाता है। जैसे 2026 और 25 की रिपोर्ट में, 25 और 26 की रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व का या दुनिया का 6वां स्थान, मतलब 6वें स्थान पर प्रदूषण देश बन गया है। ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं वायुमंडल में विभिन्न प्रकार के गैसों का मिश्रण, वायुमंडल में विभिन्न प्रकार के गैसों का मिश्रण, वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण क्या प्रदूषण कहलाता है। जैसे ये पृथ्वी पर जीवन के अनुकूल वातावरण का निर्माण करता है। इन्हीं मिश्रण से पृथ्वी क्या होती है, इन्हीं मिश्रण से पृथ्वी भी किसी भी प्रकार के अवांछनीय परिवर्तन, प्रतिकूल वातावरण का निर्माण कर देता है, जिसे हम वायु प्रदूषण कहते हैं, तो वायु प्रदूषण आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है, कि वायु प्रदूषण क्या होता है कि वायुमंडल विभिन्न प्रकार के गैसों का मिश्रण होता है,
मिश्रण होता है। और ये क्या होता है, ये पृथ्वी पर जो जीवन के होता जो जीव जंतु होते हैं, जीवन के लिए अनुकूल अनुकूल वातावरण का निर्माण करते हैं, मतलब प्रतिकूल नहीं, अनुकूल वातावरण का निर्माण करते हैं। इन्हीं निर्माण में किसी भी प्रकार की अवांछनीय परिवर्तन प्रतिकूल वातावरण का निर्माण कर देते हैं, जिसे हम वायु प्रदूषण कहते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रह जाता है। 2025 और 26 की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का चौथे स्थान पर देश है, तो आपको लगाना है 6वें स्थान पर। ठीक है, अब पढ़ते हैं ये कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या पढ़ते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड। ये क्या होता है? ये सबसे खतरनाक वायु प्रदूषण गैस है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होती है? ये सबसे खतरनाक वायु प्रदूषक गैस है। ये सबसे बड़ी प्रदूषक गैस मानी जाती है। इसमें क्या है, वायुमंडल में 50% प्रदूषण में योगदान देती है। इसका क्या होता है, ये 50%, इसका 50% योगदान है प्रदूषण करने में। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड ये सबसे खतरनाक वायु प्रदूषण गैस है। जो ये गैस सबसे बड़ी प्रदूषक भी है। और ये 50% जो होती है वायुमंडल में योगदान रहता है इसका। वायुमंडल में ये 50% इसका योगदान रहता है। इसका उत्सर्जन कैसे होता है? उत्सर्जन इसका होता है कि पूर्ण दहन ना हो पाना, लकड़ी के कोयले का दहन ना होना सड़क पर, लकड़ी का दहन ना होना, जीवाश्म अवशोष ना कर पाना, आयतायत में होने वाले दहन, ये सिगरेट का दहन, ये इसके अवशोष होते हैं, इसके उत्सर्जन होते हैं। इससे इसकी मात्रा बढ़ती है। जैसे प्रभाव क्या पड़ता है कि हीमोग्लोबिन के साथ साथ ये हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया कर लेती है। इसका प्रभाव क्या पड़ता है? वो पड़ता है कि ऑक्सीजन की तुलना में 250 से 300 गुना ज़्यादा होती है। ये ऑक्सीजन की तुलना में क्या होती है? ऑक्सीजन की तुलना में 250 से 300 गुना अधिक तेज होती है। और ये कारण रक्तचाप घटने लगता है। इसकी जो मात्रा बढ़ती है तो रक्तचाप घटने लगता है। इसे हम दम घोटू गैस भी बोलते हैं। इसे हम क्या दम घोटू गैस भी बोलते हैं। इसे एकदम घोटू गैस कहते हैं। खांसी हो जाना, कहते हैं दमा हो जाना, हृदय समस्या हो जाना, ये इसी कारणवश होती है। जैसे ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है तो इस गैस की मात्रा ये अपने असर डालने लगती है। ये वायुमंडल में इसका 50% योगदान है। तो ये सबसे खतरनाक गैस है। ये 50% इसका उत्सर्जन कहाँ से होता है? जैसे कोयला, आर्द्रपूर्ण मतलब कोयला का आधा जलना, धुआं निकलना, जीवाश्म, वातावरण, आयतायत में होने वाले जो दहन, इसकी सिगरेट से निकलने वाला। इसका प्रभाव क्या पड़ता है? हीमोग्लोबिन के साथ जो क्रिया कर लेती है तो ऑक्सीजन की तुलना से जब ये हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया कर लेती है तो इसकी क्या होती है, ऑक्सीजन की तुलना में 250 से 300 गुना अधिक हो जाती है इसकी मात्रा। इससे रक्तदाब क्या होता है? इससे रक्तदाब घटने लगता है। और क्या होता है, आपकी खांसी, दमा, हृदय की समस्या भी उत्पन्न होने लगती है। तो ये चीज़ आपको कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब देख लेते हैं, इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, इसे सिंपल बोलते हैं CO। ये अत्यंत जहरीली, रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस होती है। ये क्या होती है? अत्यंत जहरीली, रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस होती है। इसे कहते हैं साइलेंट किलर भी बोलते हैं। इसे हम साइलेंट किलर भी बोलते हैं। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो साइलेंट किलर के नाम से इसे भी जाना जाता है, क्योंकि इंसान की इंद्रियां इसको उपस्थिति का पता नहीं लगा सकती हैं। जब इसकी इंसान के अंदर प्रवेश कर लेती है, लोगों को महसूस भी नहीं होता है और अपना ये असर दिखाने लगती है और इंसान की धीरे धीरे नुकसान शरीर में पहुंचने लगता है और लास्ट में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसे साइलेंट किलर भी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है। ये आपको पूछा हुआ क्वेश्चन है यूपी टेट में। ये यूपी टेट में आपसे पूछा हुआ क्वेश्चन है कि साइलेंट किलर किस गैस को कहते हैं? तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को हम साइलेंट किलर कहते हैं। तो ये क्या होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड एक अत्यंत जहरीली, रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस है। इसे हम साइलेंट किलर भी कहते हैं, क्योंकि इंसान की इंद्रियां इनकी उपस्थिति का पता नहीं लगा सकती हैं। ठीक है,
ये बनती कैसे है, ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। कैसे बनती है ये, जब 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 कोयला, लकड़ी, पेट्रोल, डीजल या प्राकृतिक गैसें जैसे ईंधन अर्धपूर्ण, अपूर्ण मतलब पूरा जला हुआ ना हो, जिससे धुआं निकलने से जलते हुए यानी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तब कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड CO2 पैदा हो जाता है। समझ रहे हैं? इसका उत्पन्न हमने आपको बताया ही है, पहले भी बता रखा है कि कार जब कोयला, लकड़ी, पेट्रोल, डीजल का प्राकृतिक गैसें जैसे ईंधन अपूर्ण रूप से जल ना पाना, मतलब पूर्ण रूप से उसका दहन ना हो पाना, तो वो उसका क्या होता है, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की बजाय कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड उसमें उत्पन्न हो जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड उसमें पैदा हो जाती है। CO2 की जगह पे क्या हो जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड उसमें उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड उसमें जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे वायुमंडल की सबसे खतरनाक प्रदूषक गैस मानी जाती है, ये तो हम आपको बता चुके हैं। और जब क्या है, जब हमारे वायुमंडल की सबसे, जैसे ये गैस क्या होती है, ये गैस हमारे वायुमंडल की सबसे बड़ी प्रदूषक गैस मानी जाती है, जिसका अकेले योगदान आपको पता है 50% होता है। इसका योगदान अकेले कितना 50% होता है। इसे इसका उत्सर्जन मुख्य रूप से ईंधनों के अपूर्ण जलने से होता है। जैसे कोयले का जलना आपका हो गया, क्या हुआ, कोयले का जलना, लकड़ी का जलना, पेट्रोल का जलना और प्राकृतिक गैसों का जलना। ठीक, ये इसके इत्यादि उदाहरण हो गए। ये गैस क्या होती है, जब हमारे शरीर में अंदर प्रवेश करती है, ये गैस हमारे शरीर में जब अंदर प्रवेश करती है तो ये हीमोग्लोबिन के साथ तीव्र प्रक्रिया करती है, तो तीव्र प्रक्रिया कर लेती है, तो ऑक्सीजन की तुलना में 250 से 300 गुना अधिक 250 से 300 गुना अधिक क्या होती है, तेज हो जाती है और शरीर में अंदर रक्त दाब घटने लगता है और व्यक्ति के शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है और इसलिए इसे दमघोटू भी गैस कहते हैं। ये चीज़ें हम आपको बता चुके हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये कैसे बनती है, जब कोयला, लकड़ी, पेट्रोल और डीजल प्राकृतिक गैसें ईंधन अर्थपूर्ण रूप से जलती हैं, तो यानी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ना बढ़कर बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा पैदा हो जाती है। ठीक है, इसके खतरनाक क्या है, खतरनाक देखते हैं ये खतरनाक क्यों है। हीमोग्लोबिन से जुड़ा होता है। जब हम CO2 सांस के जरिए अंदर लेते हैं तो हमारे जो क्या होती है, ये हमारे खून में हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन की तुलना में 200 या 250 से गुना तेजी अधिक हो जाती है। की बात होती है 200 या 250 या 300 गुना अधिक हो जाती है। आपको लगाना है तो 200 यही ऑप्शन आपको दिया हुआ। जैसे जब हीमोग्लोबिन जब मोनोऑक्साइड क्रिया हीमोग्लोबिन से कर लेती है तो उसकी कितनी गुना हो जाती है, तो आपको लगाना है 250 दिया हुआ या एक ही ऑप्शन दिया है 250 से 300 से गुना अधिक हो जाता है। ठीक है, कार्बन क्या, तो ये हमारे हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया कर लेती है, तो ये शरीर में क्या होती है, कार्बन ऑक्सीजो हीमोग्लोबिन बनाती है, जिससे खून की ऑक्सीजन ढकने की क्षमता खत्म हो जाती है। इसके परिणामस्वरूप शरीर के अंग जो होते हैं, विशेष रूप से मस्तिष्क और हृदय, विशेष रूप से इससे क्या प्रभावित होता है, मस्तिष्क और हमारा हृदय इससे प्रभावित होता है और ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है और व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इससे प्रभावित क्या होता है, हमारा मस्तिष्क और हृदय हमारा प्रभावित होता है, इससे हमारे इंसान की मृत्यु भी हो जाती है, ठीक है। मुख्य स्रोत क्या है, जैसे मुख्य वाहनों से निकलने वाला मुख्य स्रोत देखते हैं कि वाहनों का धुआं, पुरानी कारों और ट्रैक्टरों के एजेंसियों से निकलने वाला धुआं, ये चीज़ भी होती है। दूसरा क्या, बंद कमरे में अंगीठी जलाना, बंद कमरे में अंगीठी आप जलाओगे तो इसमें सर्दियों में क्या करते हैं लोग, सर्दियों में बंद कमरे में कोयले या अंगीठी जलाकर सोना सबसे खतरनाक या जहरीला कारण बन जाता है, जानलेवा कारण बन जाता है इसका, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, हीमोग्लोबिन की मात्रा, कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाती है,
तो रात में हमेशा कभी भी ऐसा ना हो कि जैसे ठंडों के दिन क्या होता है कि बंद कमरे में अंगीठी कभी नहीं जलाना चाहिए, कि सर्दियों में बंद कमरे में कोयले या लकड़ी जलाकर सोना सबसे आम जानलेवा कारण हो जाती है। औद्योगिक इकाई क्या होती है इसकी? औद्योगिक इकाई क्या होती है कि स्टील, प्लास्टिक और रिफाइनरी चीज़ें इसका स्रोत होता है। या सिगरेट का धुआं ये CO2 की मात्रा में होती है। लक्षण क्या होते हैं इसके? लक्षण बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं। लक्षण जब हीमोग्लोबिन जब आपके शरीर में प्रवेश करती है, कार्बन मोनोऑक्साइड जब आपके शरीर में प्रवेश करती है तो इसके लक्षण भी आपके हो जाते हैं। कि शुरुआत में इसके लक्षण कैसे लगते हैं आपको? कि सिर दर्द और चक्कर आना, जी मिचलाना, सांस फूलना और घबराहट होना। इसके लक्षण आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लक्षण आपको पता होना चाहिए दैनिक जीवन के हिसाब से भी। क्या होता है? सिर दर्द होना और चक्कर आना, जी मिचलाना, आपके सांस फूलना और घबराहट होना। अधिक मात्रा में होने पर बेहोशी और मौत भी हो जाती है। जब अधिक मात्रा में प्रवेश करती है तो इसकी मौत भी इंसान की हो जाती है। अधिक मात्रा में होने पर बेहोशी और मृत्यु भी इसकी हो जाती है इंसान की। तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए बहुत हो जाते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बहुत हो जाते हैं आपके लिए। बचाव इसके क्या है? बचाव आपके जो है CO2 हेक्टर्स घरों और फैक्ट्रियों में कार्बन मोनोऑक्साइड का अलार्म लगाना चाहिए, ठीक है, अलार्म लगाना चाहिए। जनरेटर, हीटर और अंगीठी का उपयोग हमेशा हवादार जगहों पर ही करना चाहिए। तो ये क्या है? औद्योगिक वाहनों में ये क्या उपाय है? CO2 को कम करने के लिए और हानिकारक कार्य के लिए CO2 में मदद करना चाहिए। ये इसके उपाय हो जाए। उपाय भी आपके लिए बहुत ध्यान में रखना है। तो ये चीज़ उपाय आपको पता लग गए तो हम पढ़ते हैं आगे गैस क्या है? आगे गैस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये क्या होती है? जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है मानव निर्मित गैस होती है। ये क्या होती है? मानव निर्मित गैस होती है जिसमें कार्बन, क्लोरीन और फ्लोरीन जैसे इसमें क्या होता है? कार्बन, क्लोरीन और फ्लोरीन और जितने परमाणु होते हैं। इसे हम 20वीं सदी के मध्य में एक चमत्कारी यौगिक माना जाता है, क्योंकि ये गैस जहरीली और अज्वलनशील थी, लेकिन बाद में ये क्या हुआ? पर्यावरण के लिए सबसे बड़ा खतरनाक साबित हुई है। ये क्या है कि मानव निर्मित गैस है कि जिसमें कार्बन, क्लोरीन और फ्लोरीन परमाणु होते हैं। इन्हें 20वीं सदी के मध्य में एक चमत्कारी यौगिक माना गया है, क्योंकि ये गैस जहरीली और ज्वलनशील थी, लेकिन बाद में ये क्या हुआ? पर्यावरण के लिए सबसे खतरनाक साबित हुई। तो इसका क्या है कि ये इसका निर्माण क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन के आपसी अवयवों के द्वारा हुआ है। इसका निर्माण मुख्य रूप से प्रतिशीत मतलब 20वीं सदी के में किया गया था। इस वजह से इसका उत्पन्न कैसे होता है? AC हो गया, रिफ्लेक्टर हो गया, आलू के स्टोरेज हो गया, आइसक्रीम वाली कंपनियां होंगी, इनसे इसका उत्पादन होता है। ये इंसान के द्वारा ही तो निर्मित की गई है। और वर्तमान समय में स्प्रे करने वाली जो डिब्बे होते हैं उनमें भी इसका प्रयोग प्रचलन चलने लगा है, ठीक है। तो क्लोरीन और फ्लोरीन क्या होती है? फ्लोरीन कार्बन क्या होता है? मानव निर्मित गैस होती है। इसमें कार्बन, क्लोरीन और फ्लोरीन परमाणु से मिलकर बना होता है। इसे 20वीं सदी के मध्य जो होता है, इन्हें 20वीं सदी मध्य के ये चमत्कारी यौगिक माना गया था। लेकिन क्या हुआ बाद में? क्योंकि ये गैस जहरीली और अज्वलनशील थी, लेकिन बाद में ये क्या हुआ? पर्यावरण के लिए सबसे खतरनाक साबित हुई। ये सबसे बड़ी खतरनाक साबित हुई। तो ये चीज़ इस पर ध्यान रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आपसे। इसका मुख्य स्रोत क्या है? ये आपको हम बता ही चुके हैं। कूलर है, एजेंसी है, इसमें इसमें गैस निकलने वाली है। दूसरा पॉइंट क्या है? रियो सॉल्ट स्प्रेस क्या होती है कि इसमें डायोडेंट होता है, पेंट करने वाली या स्प्रे करने वाली उत्पादन में इसका रूप मिलता है। जैसे फोम उद्योग क्या तो गद्दे और इंसुलेंस फोम में बनने वाली गैस होती है। ये सफाई विलायक भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। जैसे ये भी कह सकते हैं, जैसे ये गैस क्या होती है? ये गैस जब मनुष्यों के शरीर में प्रवेश करती है तो इसे
इसे गैस करती है तो इससे सांस या दमा या हृदय संबंधी समस्या भी जन्म लेने लगती है। ये हृदय समस्या भी जन्म लेने लगती है। इंसान के जब शरीर में ये प्रवेश करती है तो क्या होता है, ये गैस जब मनुष्य के शरीर में प्रवेश करती है तो इसे खांसी, इंसान को खांसी, दमा, हृदय समस्या ये उत्पन्न हो जाती है। ये गैस जब ऊंचाई के ऊपर होती है ये भी ध्यान रखना, ये गैस जब ऊंचाई के साथ ऊपर उठती है तो इसे ओजोन परत के अणुओं को विभाजित कर देती है। जैसे जब ये गैस जब वायुमंडल में ऊपर उठती है तो ओजोन परत को भी क्या होती है, ओजोन परत के अणुओं को भी विभाजित कर देती है, जिससे पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर पहुंचने लगती हैं। और इससे बचने के इसके से क्या होता है, जब पराबैंगनी किरणें हमारे पृथ्वी पर आती हैं तो इससे त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद की समस्या भी जन्म लेने लगती है। तो पराबैंगनी हमारी, अब कह सकते हैं कि ओजोन परत क्या है कि हमारी सुरक्षा कवच भी बोलते हैं। ओजोन परत का दूसरा नाम है हमारी सुरक्षा कवच। तो ये हमारी सुरक्षा कवच मतलब ओजोन परत को भी प्रभावित करती है। जब जब यहाँ से ऊपर उठती है, वायुमंडल को थोड़ी ऊपर उठती है तो ये क्या करती है, ऑक्सीजन की परत को, अणुओं को विभाजित कर देती है। और ये पराबैंगनी किरणें जब हमारी पृथ्वी पर पहुँचती हैं तो हमारी ये त्वचा कैंसर और मोतियाबिंद की समस्या उत्पन्न हो जाती है। ओजोन परत का लक्षण, अब देखो ओजोन परत आ गई। ओजोन परत के लक्षण कि ये क्या तो क्लोरोफ्लोरो क्या होती है, कार्बन सबसे हानिकारक प्रभाव पृथ्वी पर ओजोन परत पर ही डालती है। तो सबसे पहले का ओजोन परत पर ही डालती है। जब क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या होती है वायुमंडल की ऊपरी हिस्से पर, देखो वही बात हो रहा है, ऊपरी हिस्से पर तापमान या सममंडल में पहुंचती है तो ये क्या आती है, सूरज की पराबैंगनी किरणों या किरणों को तोड़ देती है। यह क्या करती है, सूरज की जो पराबैंगनी किरणों को ये तोड़ देती है, प्रभावित कर देती है। इससे क्या होता है, क्लोरीन परमाणु जो होते हैं, जिससे क्या होता है क्लोरीन परमाणु मुक्त हो जाते हैं और अकेले क्लोरीन परमाणु ओजोन परत CO2 मतलब 10,000 मतलब 1,00,000 तक अणुओं को नष्ट कर देता है। और क्या कहता है, ओजोन परत को पतले होने के कैंसर, मोतियाबिंद और क्या होती है, पारस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचाने लगती है। ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आज हमने क्या पढ़ा, ये चीज़ें देख लेते हैं, एक बार रिकॉल कर लो। पहले पढ़ा हमने बूम गैस, सोनिक बूम। सोनिक बूम क्या तब होता है जब कोई वस्तु या लड़ाकू विमान जब हवा में ध्वनि की गति करती है तो इसकी स्पीड कितनी हो, 1225 किलोमीटर प्रति घंटा। इससे हानिकारक क्या होती है वो भी चीज़ अपने हमने देख ली। फिर हमने पढ़ा ग्रीन मुफल क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपके लिए पूछ दिया जाता है, यहाँ से यूपी टेट में आपसे पूछा गया, टेट में आपके लिए ये आपको टेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ग्रीन मुफल का काम क्या होता है, ये ग्रीन मुफल का काम क्या होता है, ये आपके लिए पूछा हुआ क्वेश्चन है। ग्रीन मुफल का काम होता है कि जैसे प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण को कम करना, ध्यान रखना ध्वनि प्रदूषण को कम करना, ये ग्रीन मुफल का काम होता है। फिर हमने क्या पढ़ा, वायु प्रदूषण पढ़ा। वायु प्रदूषण क्या होता है वो भी ये चीज़ बता चुके। वायु प्रदूषण इंपॉर्टेंट ये हो जाता है 2025 और 26 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का 6वें स्थान पर इसका स्थान है, ठीक है। फिर कार्बन मोनोऑक्साइड पढ़ा, कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में पढ़ लिए। इसका योगदान 50% वायुमंडल में होता है, ये सबसे हानिकारक गैस होती है, ये सबसे हानिकारक गैस होती है, ये बनती गैस है, ये भी हमने देख लिया। ये अपूर्ण तैनात होता है, इससे कारण ये बनती है। इसके खतरनाक इफेक्ट क्या होते हैं वो भी हमने देख चुके हैं। मुख्य स्रोत क्या होते हैं वो भी हमने पढ़ लिए। फिर हमने पढ़े लक्षण, फिर हमने पढ़े इसका बचाव कैसे करना, फिर हमने पढ़ा क्लोरोफ्लोरोकार्बन पढ़ा है, गैस पढ़ी है, फिर इसके उपाय पढ़ लिए, मुख्य स्रोत। फिर हमने ओजोन परत के लक्षण पढ़े, ओजोन परत के बारे में हम बहुत पहले विस्तार से भी पढ़ चुके हैं। अब हम कल क्या पढ़ने वाले, आज यहीं पे क्लास हम खत्म करने वाले हैं। यहाँ पे कल हम पढ़ेंगे सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाई ऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड पढ़ने वाले हैं कल। जितनी गैसें हैं वो ख़त्म कर लेंगे, उसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट करें। अगर आपको कोई दिक्कत है तो हमारा नंबर है ये, इस पर हमें संपर्क कर सकते हो, 78 30 70 19 64। कोई भी दिक्कत है, आपको PDF चाहिए PDF भी मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल लिंक पड़ी है डिस्क्रिप्शन, जुड़ जाइए, वहाँ से आप मुझे यहाँ पे भी मैसेज कर दो तो आपको PDF सब कुछ आपको मिल जाएगा। मैसेज कर दीजिए, आपको PDF मिल जाएगा। और चैनल नहीं अभी सब्सक्राइब किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लियो और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो। आपको बिल्कुल यूपी टेट के बाद आपको
यूपी टेट के बाद आपको 100% बाद एस्टेट आपको देने को मिलेगा, ये आप ध्यान रखना। 100% आपको एस्टेट देने को मिलेगा, ये आप मेरी बात ध्यान में रखना। क्योंकि लोग ये भी कह रहे थे यूपी टेट नहीं होगा। जब उन्होंने यूपी टेट का सिलेबस जारी किया और सुपर टेट का भी सिलेबस जारी किया, तो यूपी टेट का पेपर करा रहे हैं तो बस सुपर टेट का भी पेपर कराएंगे। वैकेंसी आपको ज़्यादा नहीं, वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी, ये आपको बता दें 46,000 के देखने को मिलेंगे, प्लस इससे ज़्यादा वैकेंसी आपको नहीं देखने, 46,000 प्लस थे। ये कहूँ 90,000 मिल जाए पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए यूपी टेट की आप तैयारी करिए बढ़िया से, यूपी टेट की तैयारी आप बढ़िया से करिए। उसके बाद सुपर टेट भी आपको मिलेगा, नवंबर दिसंबर में आपको देखने को मिलेगा सुपर टेट। यूपी टेट दीजिए आप अच्छे से, फिर सुपर टेट भी आपको मिलेगा, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपना करते रहिए, ये क्लास आपकी चल रही है। कोई भी दिक्कत है तो हमने अपना नंबर दे रखा है, क्लास नंबर 22 हो गई है। और प्ले लिस्ट भी हमने बना दी, प्ले लिस्ट आप जाइए सर्च करिए। अब पूरा सिलेबस ख़त्म होने वाला, 1-2 क्लासें और होंगी, फिर सिलेबस ख़त्म होगा, उसके बाद जीएस स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू और बाय बाय।